1968 की शुरुआत में जब अमेरिका के लिए लड़ाई चल रही थी, वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के जनरल व गुयेन जियाप ने 100 से अधिक दक्षिण वियतनामी शहरों और कस्बों पर समन्वित हमलों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जबकि आउटपोस्ट खे सांड की लड़ाई जारी थी। टेट आक्रमण वियतनाम युद्ध के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक माना जाता था, जिसमें 14,000 से ज्यादा नागरिक, करीब 5,000 दक्षिण वियतनामी और 45,000 उत्तर वियतनामी सैनिक मारे गए। इस एपिसोड में मेला केयर खबाज हम उत्तर वियतनामी कम्युनिस्ट बलों द्वारा शुरू की गई आक्रामक रणनीति का अन्वेषण करेंगे, जब शांति का एक छोटा सा विराम होना चाहिए था। ये वे घटनाएं हैं जिन्होंने टेट आक्रमण को बनाया। वॉर्स ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वियतनाम युद्ध के दौरान 31 जनवरी को चंद्र नववर्ष या टेट के दिन उत्तर वियतनाम, उनके सहयोगी वियतकोंग और दक्षिण वियतनाम के बीच एक अनौपचारिक युद्ध विराम हुआ था। लेकिन 1977 की शुरुआत में वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के जनरल व गुयेन जाप ने दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण कर वो शांति तोड़ दी। कुछ सप्ताह पूर्व उत्तर वियतनामी नेतृत्व ने सहमति दी थी कि 31 जनवरी 1978 को हमला प्रारंभ होना चाहिए। हमले का उद्देश्य दक्षिण वियतनाम और उसके अमेरिकी सहयोगियों के बीच दरार पैदा करना था, जिससे अमेरिका को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके और उत्तर और दक्षिण के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए एक नागरिक विद्रोह को उकसाया जा सके, जिससे वे उम्मीद करते थे कि दक्षिण वियतनाम की सरकार का पतन होगा, जिससे उत्तर वियतनाम तेजी से जीत हासिल कर सके। यह देश को दक्षिण वियतनाम में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शांति जैसे अपने सभी बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगा। टेट आक्रमण में दक्षिणी वियतनाम के सीमा क्षेत्रों में कई अन्य हमले शामिल थे, जिससे उत्तर वियतनाम ने उम्मीद की थी कि यह अमेरिकियों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें शहरों की चौकियां छोड़ने पर मजबूर करेगा। इस ऑपरेशन में कई शहरों, शहरी क्षेत्रों और अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ कार्रवाइयां की जाएंगी, जिनमें खे सांड भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पहले एक अलग वीडियो में बताया था। उन्होंने माना कि ऐसे स्थलों पर हमले द्वितीयक या तृतीयक महत्व के थे। टेट आक्रमण का मुख्य लक्ष्य दक्षिण वियतनामी सेना व सरकार को क्षीण या ध्वस्त करना और नागरिक अशांति भड़काकर जनता को सरकार के विरुद्ध उकसाना था। पीएवीएन के कर्नल जनरल बाद में दावा करेंगे कि टेट आक्रमण के 3 अलग अलग चरण थे। पहला चरण 30 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें कम्युनिस्ट वियत कांग बल दक्षिण वियतनाम के विभिन्न शहरों पर हमला शुरू करेंगे। उसी समय एक प्रचार अभियान दक्षिण वियतनामी सैनिकों, दक्षिण वियतनामी राष्ट्रीय सेना को अपनी ही सरकार के खिलाफ करने का प्रयास करेगा। उत्तर वियतनाम को उम्मीद थी कि भले ही आक्रमण विफल हो, यह दक्षिण वियतनाम को अमेरिका के साथ गठबंधन छोड़ने और उत्तर से बातचीत करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त होगा। यदि वार्तालाप असफल होता है तो दूसरा चरण प्रारंभ होगा। चरण था, जिसमें पीवीए और वियत कांग सैनिकों द्वारा छोटे शहरों व कस्बों पर हमला करना था, 5 मई को शुरू होने वाला था। चरण 3 की योजना 17 अगस्त के लिए बनी थी। योजना की तैयारियां 1960 के मध्य में शुरू हुई और जनवरी 1968 तक उत्तरी वियतनाम ने 2 लाख सैनिक और 88,000 टन आपूर्ति, जिसमें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और असॉल्ट राइफलें शामिल थी, जमा कर ली थी, जिससे उन्हें एआरवीएन पर श्रेष्ठ अग्निशक्ति मिली। अमेरिका आने वाले हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 1960 के दशक के अंत में मित्र देशों ने संकेत पाए कि उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट गतिविधियां बढ़ रही थी और सैन्य निर्माण हो रहा था। लाओस के माध्यम से दक्षिण जाते हुए देखे गए ट्रकों की संख्या पिछले मासिक औसत
480 से बढ़कर 1100 से अधिक हो गई। 1967 के अंतिम महीनों में यह संख्या बढ़ती रही। नवंबर में 3823 ट्रक देखे गए और दिसंबर में 6315। फिर उस वर्ष 20 दिसंबर को अमेरिकी कमांडर जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड ने वियतनाम में बलों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें उम्मीद थी कि उत्तर उद्धरण यपडसीयूबी एक गहन देशव्यापी प्रयास करेगा, शायद एक अधिकतम प्रयास, एक अपेक्षाकृत कम समय में। उद्धरण समाप्त। सेकरी के 1977 में उत्तर वियतनाम के हमले का पैमाना, सुराग और खुफिया जानकारी के बावजूद अमेरिका और दक्षिण वियतनाम को चौंकाने वाला था। बाद में इसका दोष इस बात पर लगाया गया कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएवीएन या वियतकांग इतनी बड़ी कार्रवाई कर पाएगी, कभी एक्सकरी कार्रवाई कर पाएंगे। उस समय तक उनकी अनुमानित कार्रवाइयां आमतौर पर इस पर आधारित थीं कि वे क्या करने में सक्षम थे, न कि वे क्या लक्ष्य रखते थे। टेट आक्रमण के दौरान अमेरिका और दक्षिण वियतनाम के लिए एक और झटका अक्टूबर 1977 में हनोई राजनीतिक ब्यूरो की घोषणा था, जिसमें कहा गया था कि 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 7 दिन की युद्ध विराम होगी, जिससे दक्षिण वियतनामी सेना ने अपने लगभग आधे सैनिकों को छुट्टी दी। इसके अतिरिक्त जनरल वेस्टमोरलैंड खे सान की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक अमेरिकी लड़ाकू बेस जो 1960 में दक्षिणी वियतनाम के खांग त्री प्रांत के खे सान क्षेत्र में बनाया गया था। वेस्टमोरलैंड को विश्वास था कि खे सान चौकी महत्वपूर्ण थी और इसे सुरक्षित रखना आवश्यक था। पीएवीएन और वियतकांग के हमले की तैयारी की जानकारी के साथ उन्हें लगा कि वे इस चौकी पर हमला करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह घातक लड़ाई, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी, आरविन और हजारों पीएवीएन और वियतकांग सैनिक मारे गए, केवल उत्तरी वियतनामी सेना का ध्यान भटकाने वाला कदम था। 1960 के अंत में कुख्यात 7 दिन की खे सान लड़ाई के साथ साथ पीवीए और वियतकांग ने कई अन्य चौकियों पर भी हमला किया था। 27 अक्टूबर को सॉन्ग बे में एक आरविन बटालियन पर पीएवीएन रेजिमेंट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और 2 दिन बाद एक और पीएवीएन रेजिमेंट ने लोकनिन्ह में अमेरिकी चौकी पर हमला किया, जिससे 10 दिन का हमला शुरू हुआ, जिसमें 800 पीएवीएन सैनिक मारे गए। इन छोटी लड़ाइयों को बॉर्डर बैटल्स के रूप में जाना जाने लगा और इस हमलों की श्रृंखला में सबसे तीव्र हमला डाक तो के पास एक चौकी पर हुआ। यह संघर्ष 22 दिनों तक चला और इसमें 1200 से 1600 पीएवीएन सैनिकों और 260 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिकी कमांडरों ने इन लड़ाइयों के बारे में आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि इन एकांत स्थानों पर बिना भेदभाव के हवाई हमले किए जा सकते थे, जो पीएवीएन के लिए मौत का फंदा साबित हुए। वेस्टमोरलैंड की तरह वे यह समझने में असमर्थ थे कि पीएवीएन की असली रणनीति इन छोटे किंतु निर्दयी संघर्षों के जरिए विघटन और ध्यान भटकाना था। पहला हमला 30 जनवरी की आधी रात के बाद शुरू हुआ, जब 5 प्रांतीय राजधानियों पर मोर्टार या रॉकेट फायर किया गया। इसके बाद वियतकांग सदस्यों और कभी-कभी पीएवीएन नियमित सैनिकों से बने सशस्त्र जमीनी सैनिक आए। छोटी टीमें बाद में पीएवीएन सैनिकों को रेडियो स्टेशनों और महत्वपूर्ण दक्षिण वियतनामी मुख्यालयों तक ले जाती थी। रिपोर्टों के अनुसार ये हमले खराब तरीके से समन्वित थे, जिससे भारी प्रतिरोध हुआ और सुबह तक अधिकांश पीएवीएन और वियतकांग बलों को उनके लक्ष्यों से हटा दिया गया था। अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने वेस्टमोरलैंड को चेतावनी दी कि आगे और हमले हो सकते हैं। जनरल ने अमेरिकी सैनिकों को उच्च सतर्कता पर रखा और एआरवीएन को सूचित किया। कई सैनिकों ने आदेश की अनदेखी की और उनकी छुट्टी रद्द हुई। 31 जनवरी को सुबह 3 बजे पीएवीएन और वियतकांग ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी सैगोन सहित अन्य शहरों पर हमला किया, जो इस आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य था। रिपोर्ट के अनुसार पीएवीएन शहर को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एआरवीएन संयुक्त जनरल स्टाफ के मुख्यालय
एयरबेस, इंडिपेंडेंस पैलेस, अमेरिकी दूतावास, वियतनाम गणराज्य नौसेना मुख्यालय और रेडियो सैगोन, दक्षिण वियतनाम का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण स्टेशन पर हमला करना चाहते थे। रेडियो सैगोन विशेष महत्व का था। पीएवीएन ने उस समय के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की एक टेप प्रसारित करने की योजना बनाई थी ताकि एआरवीएन सैनिकों को अपनी तरफ खींचा जा सके। हालांकि प्रसारण केंद्र पर उनका कब्जा एक आपदा में समाप्त हुआ जब 6 घंटे तक इमारत पर कब्जा रखने के बाद हमलावरों ने विस्फोटक से खुद को उड़ा लिया। हो ची मिन्ह का संदेश प्रसारित नहीं हो सका क्योंकि इमारत पर कब्जे के बाद टॉवर की ऑडियो लाइनें काट दी गई। इसी प्रकार पिपोजे पहानी बेहेब, पीएवीएन और वियतकांग द्वारा अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने की योजना असफल रही क्योंकि वे इमारत में प्रवेश नहीं कर पाए और अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें मार दिया या पकड़ लिया। वियतनामी नौसेना मुख्यालय पर अगला प्रयास भी पीएवीएन के लिए विनाशकारी रहा जब 12 वियतकांग सदस्यों को इमारत में घुसने से पहले ही पकड़ा या मार दिया गया। इसी दिन 31 जनवरी को ह्यू शहर पर भी हमला किया गया। 2 पीएवीएन बटालियनों ने मित्र देशों की रक्षात्मक स्थिति पर मोर्टार और रॉकेट से क्रूर बमबारी कर जमीनी हमला शुरू किया। पीएवीएन के पास साइगोन की तरह कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जैसे किले में स्थित अर्विन फर्स्ट डिवीजन का मुख्यालय, जो शहर के अंदर महलों, पार्कों और निवासों का एक जटिल था। किला ऊंची दीवारों वाला था और एक खाई और एक किले से घिरा हुआ था। अर्विन सैनिकों ने रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी, लेकिन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पीएवीएन बलों ने कब्जा कर लिया था। ह्यू की लड़ाई के नाम से जाना जाने वाला यह हमला 31 जनवरी के प्रारंभिक हमले के बाद 3 सप्ताह से अधिक चला। इस संघर्ष में 150 अमेरिकी मरीन, 400 दक्षिण वियतनामी और लगभग 5000 उत्तर वियतनामी सैनिक मारे गए। अमेरिकी सेना के कप्तान हॉवर्ड प्रिंस ने बाद में एनपीआर को बताया, उद्धरण, जो मैंने देखा वह शायद युद्ध के दौरान किसी भी अन्य अवधि की तुलना में कई दिनों तक सबसे तीव्र जमीनी लड़ाई थी। उद्धरण समाप्त। शहर पर पीएवीएन के कब्जे के दौरान वियतकांग सैनिकों ने घर घर तलाशी ली, जिसके दौरान वे नागरिक सेवकों, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों और विभिन्न अन्य नागरिकों को अमेरिकी बलों या दक्षिण वियतनामी शासन से जुड़े होने के अपराध में गिरफ्तार करते थे। वीसी द्वारा प्रतिपक्षी क्रांतिकारी कहे गए इन व्यक्तियों को बाद में फांसी दी गई और उनके शवों को एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया। नागरिकों का नरसंहार तब खोजा गया जब 26 फरवरी को अमेरिकी और आर्विन ने क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण कर लिया और अंतिम सामूहिक कब्र 1970 में उजागर हुई। कुछ पीड़ितों को पीट कर मार डाला गया, कुछ को गोली मारी गई और कई को जिंदा ही दफना दिया गया था। सैनिकों को 2800 शव मिले और पाया गया कि 3000 लोग लापता थे। पीएवीएन ने शहर के अधिकतर हिस्सों को तबाह कर दिया, जिनमें मंदिर, महल और अन्य स्मारक शामिल थे। 1 फरवरी को अन्य शहरों पर हमला हुआ। टेट के पहले चरण के तहत अंतिम हमला 10 फरवरी को प्रांतीय शहर बाकलू पर शुरू हुआ था। लगभग 88,000 पीएवीएन और वियतकांग सैनिकों ने हमलों में भाग लिया, जिसमें हर प्रमुख मित्र देशों के हवाई अड्डे पर मोर्टार दागे गए और 64 जिला राजधानियों सहित कई छोटे शहरों पर हमला किया गया। अर्विन और दक्षिण वियतनामी राष्ट्रीय पुलिस ने कुछ ही दिनों में हमलावरों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से अधिक किया, जेतुदू की, जो देश के बाहरी इलाकों में फैली अपनी कई चौकियों पर हो रहे हमलों से काफी विचलित थे। जनरल वेस्टमोरलैंड कथित तौर पर उद्धरण हैरान थे कि कम्युनिस्ट इतने गुप्त रूप से इतने हमलों का समन्वय करने में सक्षम थे। उद्धरण समाप्त, जबकि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं घबराहट के करीब थी। हालांकि नाम की वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य सेना और वियतकांग को सायगोन से बाहर निकाल दिया गया था। विभिन्न असफल प्रयासों के बाद भी शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए 20 से अधिक वीसी बटालियन पास के झाडिन प्रांत में बनी रही, जिससे दक्षिण वियतनामी सरकार के लिए नियंत्रण पुनः प्राप्त करना कठिन हो गया।
मित्र देशों के नियंत्रण को बहाल करने के प्रयास में अमेरिका और आरविन ने साइगोन के आसपास के क्षेत्रों को वापस लेने के लिए कई अभियान शुरू किए, जिन्हें वीसी अभी भी कब्जा किए हुए थे। दोनों अभियान सफल रहे। पहले अभियान में 2756 लोगों की मौत हुई वीसी, जबकि 427 और को पकड़ लिया गया। दूसरा अभियान फिर एक अधिक व्यापक मामला था, जिसमें 7645 वीसी की मौतें हुई और 1708 वियतकांग को और पकड़ा गया। टेट आक्रमण का दूसरा चरण 4 मई की सुबह शुरू हुआ, जब पेतासर जैचू वलिचो में जब पूरे दक्षिण वियतनाम में 119 लक्ष्यों पर हमला किया गया। पहले की तुलना में इस बार अरविन और अमेरिका बेहतर तैयार थे और पीएवीएन और वियतकांग को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही रोक पाए। 13 वीसी बटालियनों ने सैगोन तक पहुंचकर शहर को फिर से अराजकता में डुबो दी। 12 मई तक वे क्षेत्र से लौट आए थे। राजधानी पर कब्जा करने के प्रयास में 3000 वीसी सैनिक मारे गए। 13 दिन बाद पीएवीएन और वियतकांग ने फिर से सैगोन को निशाना बनाया और इसके बाद का संघर्ष कई हफ्तों तक चला। 18 जून को 152 वीसी सदस्यों ने आरविन के सामने आत्मसमर्पण किया। यह युद्ध में सबसे बड़ा साम्यवादी आत्मसमर्पण था। आक्रामक का तीसरा और अंतिम चरण 17 अगस्त को शुरू हुआ। इन हमलों का केंद्र मुख्य रूप से सैन्य लक्ष्यों पर था। हालांकि सैगोन पर फिर हमला हुआ। इस बार अमेरिका और आरविन अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे, जबकि पीएवीएन और वीसी उसे तोड़ने में विफल रहे। शीजा सुबनेई। इस बीच तैनिन और अन्य लोग सहित कुछ सीमा शहरों पर हमला किया गया ताकि शहरों से सुरक्षा बलों को हटाया जा सके, और ब्यू प्रैंग कैंप में अमेरिकी विशेष बलों के खिलाफ 2 दिन तक घेराबंदी की गई। अगस्त आक्रमण अमेरिका के लिए एक निराशाजनक असफलता थी। मिलिट्री असिस्टेंस कमांड वियतनाम लगभग 5 सप्ताह तक चला, जिसमें करीब 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिकों की हानि हुई। जबकि पीएवीएन की आधिकारिक इतिहास टेट आक्रमण के पहले चरण को एक महान रणनीतिक विजय कहता है, इसके पीछे छोड़ी गई मौत और विनाश को देखना मुश्किल है। इतिहास कहता है, पहले चरण में लाख से ज्यादा दुश्मन सैनिक, जिनमें 34,000 अमेरिकी भी शामिल थे, मारे गए या भागे। साथ ही वियतनाम में अमेरिकी युद्ध सामग्री का 34% नष्ट हुआ। 4,200 गांव तबाह हुए और 1.4 मिलियन लोग मुक्त हुए। हालांकि केवल प्रारंभिक चरण के अंत तक नागरिक मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 14,300 है, जबकि अतिरिक्त 24,000 और घायल हुए। इसने पहले से युद्ध से विस्थापित 8 लाख लोगों के अतिरिक्त 6,30,000 लोगों को बेघर कर दिया। आक्रमण के दौरान 70,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें से 30,000 बुरी तरह प्रभावित हुए। आरविन ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जुलाई 1977 तक यह दर 10.5 प्रति हजार से बढ़कर 16.5 प्रति हजार हो गई। 1977 आरविन के लिए सबसे घातक वर्ष था, जिसमें लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। फेज 1 में 9,000 से ज्यादा अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सैनिक शहीद हुए। फेज 2 के दौरान अन्य 87,000 नागरिक बेघर हो गए, 500 और मारे गए और 4,500 घायल हो गए। 1970 की पहली छमाही में 20,000 नाम की वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य सेना और वीसी सैनिक मित्र सेनाओं में शामिल हुए, जो 1977 से 3 गुना ज्यादा थे। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि आक्रमण के हिस्से के रूप में 50,000 तक कम्युनिस्ट सैनिक मारे गए। अधिकांश रिपोर्टों में यह संख्या लगभग 45,000 बताई गई। टेट आक्रमण के दौरान दक्षिण वियतनाम में व्याप्त भीषण हिंसा के बावजूद इस योजना को उत्तर वियतनाम के लिए प्रचार की जीत माना गया। हमले के बाद दक्षिण वियतनाम कमजोर पड़ने लगा, जबकि वीसी सैनिकों ने दक्षिण सरकार के नियंत्रण वाले ग्रामीण इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने टेट आक्रमण के बाद हुई तबाही के बारे में आश्चर्यजनक रूप से सटीक रिपोर्टिंग की। अगस्त
1977 तक के सर्वेक्षणों में आधे से ज्यादा अमेरिकियों ने वियतनाम में सैनिक भेजने को गलती बताया, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा था। जैसा कि हमारे वीडियो में के सांध की लड़ाई पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया गया है, जनरल वेस्टमोरलैंड को पदोन्नत किया गया था, जबकि राष्ट्रपति लिंडन बी। वियतनाम युद्ध के दौरान जॉनसन की कार्रवाइयों की काफी आलोचना हुई। उन्होंने चुनाव की उम्मीदवारी वापस ली और उत्तरी वियतनाम में हमलों को रोकते हुए शांति वार्ता का आह्वान किया। वह अलोकप्रिय राष्ट्रपति साबित हो रहे थे। टेट आक्रमण को जीवन और नैतिकता के गलत प्रबंधन तथा युद्ध विरोधी आंदोलन के लिए प्रमुख चिंगारी के रूप में देखा गया। कई अमेरिकी नागरिकों को युद्ध से यह परेशानी थी कि सरकार ने बार बार जल्दी खत्म होने का वादा किया, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। वियतनाम से आने वाली रिपोर्ट्स ने दिखाया कि दुश्मन उतना कमजोर नहीं था जितना अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था। इससे युद्ध का जन समर्थन घटने लगा और कई लोगों ने अमेरिका की युद्ध में भागीदारी पर सवाल उठाए। टेट आक्रमण के बारे में कई आधुनिक रिपोर्टों में उस समय के लोकप्रिय टीवी पत्रकार वॉल्टर क्रोनकाइट का हवाला दिया गया है, जो कई अमेरिकी मुद्दों को देख सकते थे। नागरिकों ने वियतनाम युद्ध का विरोध किया, कहा, हम गतिरोध में फंसे हैं और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका बातचीत है, विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि सम्मानित लोगों के रूप में जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की प्रतिज्ञा पूरी की और भरसक प्रयास किया। लिंडन बी। जॉनसन के रक्षा सचिव क्लार्क क्लिफोर्ड ने इसी तरह की भावनाओं को दोहराया, वियतनाम को एक अथाह गड्ढा करार दिया और उद्धरण में कहा, और अधिक लड़ाई और अधिक हताहत और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धरण समाप्त। विदेश मंत्री डीन रस्क ने कहा कि टेट आक्रमण ने अमेरिका की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वियतनाम में जीत। वियतनाम युद्ध को समाप्त होने में अभी 7 साल और लगेंगे, परंतु टेट आक्रमण को आमतौर पर उस घटना के रूप में देखा जाता है जिसने इतिहास के सबसे क्रूर संघर्षों में से एक के अंत की शुरुआत की।